नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर लखनऊ से है। यहां ट्रांसपोर्ट नगर में बड़ी बिल्डिंग गिरी है और बिल्डिंग के मलबे में कई लोग दबे। रेस्क्यू फिलहाल जारी, 2 की मौत, 20 लोग घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल में भेजा गया है इलाज के लिए। यहां पर 3 घायलों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू करने में लगी हुई हैं। पुलिस और दमकल विभाग भी रेस्क्यू में लगा है। ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी है। बिल्डिंग हादसे में 8 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार भी मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बताने इस वक्त की लखनऊ से, जहां 2 की मौत, 20 लोग घायल हुए हैं बिल्डिंग के गिरने से। और ये लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार भी मौके पर मौजूद है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 2 टीमों को रेस्क्यू करने में लगाया गया है और पुलिस और दमकल विभाग की मौजूदगी भी है। ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी है, 3 मंजिला। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें कितनी विभत्स, कितनी भयानक, कितनी रुद्र है, ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, 3 मंजिला इमारत गिरने की खबर है। अब तक इस पूरे मामले में क्या अपडेट, क्या खबर? देखिए, राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में आज बारिश के बीच एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के कुछ मलबे 3 मंजिला मकान, 3 मंजिला इमारत के पिलर पर गिरा, जिससे 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, जमींदोज हो गई। करीब 20 लोग मौजूद थे और इसी 3 मंजिला इमारत में दवा का गोदाम भी था, जिस पर कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे। और बिल्डिंग गिरते ही हड़कंप मच गया और सूचना पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम पहुंच गई। साथ ही साथ डीएम सूर्यपाल गंगवार भी राहत और बचाव के लिए मौके पर पहुंच गए। अगर अपडेट की बात करें शिवम, तो 2 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 16 लोग से अधिक घायल हैं और अन्य लोगों को रेस्क्यू कर बिल्डिंग के मलबे से बाहर निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह बड़ी घटना है और जिस तरह से बरसात के बीच यह बिल्डिंग ढही, कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 मंजिला इमारत के बगल एक बिल्डिंग बन रही थी, निर्माणाधीन बिल्डिंग बन रही थी। इसका नक्शा पास था या नहीं था, यह भी जांच का विषय। फिलहाल इस 3 मंजिला इमारत गिरने से कहीं न कहीं हड़कंप भी मचा हुआ है और अब भी बचाव और राहत कार्य जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ दमकल विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और इस जो हादसा हुआ है इसमें कई वाहन भी दब गए, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कहा जा सकता है कि अब बड़ी जो है हानि हुई है ट्रांसपोर्ट नगर में। जी आसिफ, तो इस पूरे बिल्डिंग के गिरने की वजह से अभी तक कितने लोगों के मौत की खबर और कितने लोग घायल, उनकी क्या स्थिति घायलों की? जी बिल्कुल, जो अभी तक का अपडेट है, जानकारी है, 2 लोगों के मौत की खबर आ रही है और साथ ही साथ 16 लोगों से अधिक घायल हुए हैं और घायलों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम की मदद से मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा जा चुका है। और इस मामले को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों के समुचित उपचार करने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ जो बचाव कार्य है उसमें तेजी लाने की बात कही है। बरसात की वजह से कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू चल रहा है उसमें काफी कठिनाई भी हो रही है। हालांकि अगल बगल के जो बिल्डिंगें हैं उनको खाली भी करा दिया गया है और इसके अलावा अलर्ट भी ये ट्रांसपोर्ट नगर में जारी कर दिया गया है। बरसात के बीच जिस तरह से यह बड़ा हादसा हुआ, कहीं न कहीं जो है इससे लोग सहमे हुए हैं और जो अगल बगल की जो बिल्डिंग है वहां से लोग भाग चुके हैं। मौके पर बचाव के जो जरूरी कदम है वह उठाए जा रहे हैं। घायलों के उपचार के लिए भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। जी आसिफ, तो ये बिल्डिंग के गिरने की वजह क्या है, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान? देखिए, अभी फिलहाल जिस तरह से जो बचाव कार्य है उस पर अधिकारियों का पूरा फोकस है, लेकिन सबके बीच जिस तरह से जानकारी मिली है कि एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी और उसका मलबा 3 मंजिला इमारत की पिलर पर गिरा,
और पिलर पर मलबा गिरने की वजह से 3 मंजिला इमारत भी भरभरा कर गिर गई, जमींदोज हो गई। और हालांकि इस मामले में अब जांच की जाएगी और अधिकारियों का सिर्फ और सिर्फ अभी बचाव कार्य पर पूरा फोकस है, क्योंकि अभी अब भी इस मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि गोदाम था तो यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या भी अधिक थी। मौके पर जो तस्वीरें आई हैं उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह घायल वहां पर मौजूद हैं। हालांकि सूचना पर बचाव और राहत की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी और रेस्क्यू अभियान जारी है। जिस तो मतलब 3 मंजिला इमारत गिरती है आसिफ, और उसके बाद इसमें कितने लोग फंसे हैं अभी ये नहीं पता है। फिलहाल वहां की स्थिति क्या है, और ये जो राहत बचाव कार्य है ये अभी भी चल रहा है या अब रुक गया है, मतलब हो चुका है? देखिए शिवम, जिस तरह से 3 मंजिला इमारत गिरी या काफी एरिया में थी या 3 मंजिला इमारत, और दवा गोदाम के साथ साथ कई अन्य जो है दुकानें थी, इसमें कई लोग मौजूद रहते थे। या एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरह थी 3 मंजिला इमारत, तो ऐसे में यह साफ कहा जा सकता था कि इसमें 2 दर्जन से अधिक लोगों के मौजूद होने की जो है अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अब तक 16 लोगों को इस इमारत के मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। हालांकि 2 लोगों को बचाया नहीं जा सका। मौके पर जिस तरह से बचाव और राहत का तेज कर दिया गया है, क्योंकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत ही इस मामले को संज्ञान में ले लिया है। क्यों अब भी इस जो है जो हादसा हुआ है मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल यह कहा जा रहा है कि अब भी काफी लोग इस मलबे के नीचे दबे हैं। जी ठीक है आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है, आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर में ये जो 3 मंजिला इमारत गिरी, अब इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आदित्यनाथ ने बिल्डिंग हादसे का संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर में यह हादसा हुआ है, जहां पर 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरी है, और इस मामले में लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है। लगातार राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। फिलहाल 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 15 से ज्यादा लोग अभी तक घायल हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ लगातार बने हुए हैं। तो आसिफ, मुख्यमंत्री ने भी अब संज्ञान ले लिया है और पूरी तरीके से अब इस मामले पर पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि मामला बहुत संगीन है। जी बिल्कुल शिवम, जिस तरह से राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत गिरी और इसमें कई लोग दब गए, करीब 15 लोगों से अधिक घायल हैं और 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो ऐसे में यह बेहद गंभीर और संवेदनशील हादसा हुआ है और हर मामलों पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, चाहे दुर्घटना हो या फिर हादसा होता है, इस मामले पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर रहते हैं। 3 मंजिला इमारत गिरने के मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अपने अधिकारियों को, साथ ही साथ जो आला अधिकारी हैं उनको मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू तेज करने का जो है निर्देश दिया। और जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो घायल हैं उनके समुचित उपचार की तत्काल व्यवस्था कराई जाए और साथ ही साथ जो मलबे में दबे लोग हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, जिससे उनकी जान बचाई जा सके। और इसके अलावा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल की रिपोर्ट भी ले रहे हैं, क्योंकि यह हादसा बहुत बड़ा हादसा है। नहीं, चूंकि आसिफ ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये इतनी विभत्स, इतनी भयानक हैं कि वहां पर गाड़ियां नीचे दबी हुई हैं, ट्रक नीचे पड़े हुए हैं, पूरी तरीके से बिल्डिंग भरभरा कर उनके ऊपर गिरी है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से
जब बिल्डिंग गिरी है तो उसमें और भी लोग हैं जो दबे हैं, और शायद यही वजह है कि जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं अभी भी बचाव कार्य कर रही हैं। तो यानी ये मौत के जो आंकड़े हैं और ये जो घायल होने वालों के आंकड़े हैं, इसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले समय में, जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल आ रही हैं। जी बिल्कुल शिवम, जिस तरह से अगर बात करें 3 मंजिला इमारत की, तो यहाँ पर दवा का गोदाम भी था, यहाँ पर कई ऐसे जो है संस्थान थे, दुकानें थे, और इस बिल्डिंग में काफी लोगों का आना जाना भी लगा रहता था, दवाओं के सिलसिलों में या अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान होने की वजह से लोगों का, और साथ ही साथ बरसात हो रही थी, तो ऐसे में काफी लोग इस बिल्डिंग के नीचे खड़े भी थे। ऐसा भी सूचना मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से रेस्क्यू चला और करीब 1.5 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन 1.5 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है और 15 लोगों से अधिक लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। और इन सब के बीच जिस तरह से जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में करीब 2 दर्जन से अधिक लोग मौजूद थे, हालांकि अभी स्थिति साफ नहीं हो सकी है, क्योंकि जिस तरह से बरसात के बीच यह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मलबा भी अधिक है। 3 मंजिला इमारत होने की वजह से अगल बगल भी मलबा जो है फैल गया है, और इस बिल्डिंग के नीचे कई बड़े वाहन भी जो है दब गए, क्षतिग्रस्त हो गए, और साथ ही साथ कई छोटे वाहन भी दब चुके हैं, जिन्हें जो क्षतिग्रस्त वाहन है उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। और साथ ही साथ सबसे अहम बात है कि जो लोग मलबे के नीचे दबे हैं उनको बाहर निकालने के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि समय रहते अगर जो मलबे के नीचे दबे लोग हैं उनको न निकाला गया तो वह मौत के आगोश में समा सकते हैं। तो ऐसे में राजधानी के प्रशासन है उसके लिए बड़ी चुनौती भी है। आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में यह हादसा हुआ है और आधिकारिक तौर पर जिसमें 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की तारीख का इंतजार बढ़ गया है। इसके साथ ही इंडिया वॉइस के संवाददाता नितिन चौधरी ने कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने वाले, तो हमारे साथ खास बात करने के लिए प्रीतम सर केदारनाथ की विधानसभा में उपचुनाव होने से सर इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, उत्तराखंड राज्य के अंदर इससे पूर्व बद्रीनाथ और मंगलौर का उपचुनाव हुआ था, जिसको जीतने का काम कांग्रेस ने किया है। निश्चित रूप से केदारनाथ में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी और जो है केदारनाथ की जनता ने, उत्तराखंड के लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, कांग्रेस को जिताना है। हम निश्चित रूप से इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी तो एक तरफ से ये कह रही है कि हमने जो है पूरी तरीके से जीत को हासिल करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है उसके लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, भाजपा जाने। उन्होंने तो बद्रीनाथ में भी जीत का दावा किया था, मंगलौर में भी जीत का दावा किया था, लेकिन दोनों उपचुनाव वो हारे। और आज उत्तराखंड राज्य के अंदर जो स्थितियां हैं उससे लोग त्रस्त हैं। चाहे बढ़ती हुई महंगाई का जिक्र करूं, चाहे बेरोजगारी का जिक्र करूं, चाहे मैं किसानों की बात करूं, चाहे मैं कानून व्यवस्था की बात करूं, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, खनन जो जिस तरीके से हो रहा है, अवैध खनन, वो उत्तराखंड के अंदर है। शराब को जो है जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। एक विषय नहीं है, बहुत सारे विषय हैं जिनको जो है हम चुनाव में भी उठाएंगे और चुनाव में उठाने के साथ साथ जो है आम जन के जहन में ये सब बातें हैं। सर, धामी जी तो कहते हैं हमने कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था पे पूरी तरीके से उन्होंने कमर कस रखी है अधिकारी के साथ। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिस तरीके से महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं और उत्तराखंड राज्य के अंदर महिलाओं पर अपराध में जो है भाजपा के लोग संलिप्त हैं, उनके पदाधिकारी संलिप्त है, तो कहाँ कानून व्यवस्था है?
आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, आए दिन हत्या हो रही है, डकैती हो रही है, लूट हो रही है, चोरी हो रही है। जो कानून व्यवस्था है पूरी तरीके से ध्वस्त है। सर हरक सिंह रावत जी खुद बद्रीनाथ से केदारनाथ से टिकट मांगने का वो चल रहा है, लेकिन उसके बाद लगातार हरक सिंह रावत और हरीश रावत में भी जंग देखने को मिल रही है। नहीं, देखिए, जहाँ तक टिकट का प्रश्न है, वैसे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी, हमारी प्रभारी जी इस पर जो है निर्णय लेने का काम करेंगे। तो जिसके पक्ष में भी निर्णय हो, जिसे भी हाईकमान टिकट देना चाहेगा, कांग्रेस के सब लोग उसको लड़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस एकजुट दिखेगी क्या केदारनाथ में? जिस तरीके से बद्रीनाथ और मंगलौर में कांग्रेस एकजुट थी, उसी तरीके से केदारनाथ में भी हम एकजुट होकर के चुनाव लड़ने का काम करेंगे और जीतेंगे। सर हरक सिंह रावत पे ईडी का मामला चल रहा है। नहीं, देखिए, वो तो अब आम बात हो गई है। जो आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठती है, उस आवाज़ को दबाने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोग ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का लगातार प्रयोग करते आ रहे हैं और आगे भविष्य में भी करते रहेंगे। तो इससे हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हरक सिंह जी ने तो कहा है कि मैं ईडी का सामना करूंगा, और अगर उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक पहुंचा लाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। कोई अब ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की ना तो कोई महत्ता रह गई है और ना ही अब पॉलिटिकल लोग इससे घबराने लगे हैं। अब वो कहते हैं कि ये तो हथियार है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मजबूत थी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को जो है उपचुनाव में उतार रही है। सर भाई, उन्होंने बद्रीनाथ में भी उतारे थे, मंगलौर में भी उतारे थे। उन्होंने तो इन दोनों उपचुनाव को जीतने के लिए क्या नहीं किया, हर हथकंडा अपनाने का काम किया, लेकिन दोनों जगह शिकस्त मिली। तो केदारनाथ में 5 क्यों, पूरी कैबिनेट आएगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज आम जन जो है पूछ रहे हैं। केदारनाथ का प्रकरण देख लीजिए, यहाँ दिल्ली के अंदर जो है केदार धाम की स्थापना करने की बात हो रही थी, वहाँ से शिला ला करके दिल्ली के अंदर केदार धाम का शिलान्यास किसने किया? कांग्रेस तो नहीं किया ना, मुख्यमंत्री जी और तमाम भाजपा के लोगों ने किया। और वहाँ पर लोगों में जब आक्रोश पैदा हुआ तो निर्णय वापस लेना पड़ा। इसी तरीके से केदारनाथ मंदिर में सोने का प्रकरण है, जिसकी जांच सरकार नहीं करा रही है। आमजन के जेहन में ये बात है। 4 धाम यात्रा को संचालित करने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है, जबकि 4 धाम यात्रा पर तो पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों का जो है अर्थव्यवस्था या आर्थिकी जो है निर्भर करती है, उस 4 धाम यात्रा को चलाने में विफल साबित हुई है। तो ये तो लोगों के जेहन में है। ये आप निश्चिंत रहिए, हम जीतेंगे। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर से इंडिया वॉइस के संवाददाता नितिन चौधरी ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा पे होने वाले उपचुनाव को लेकर हमारे साथ खास बात करने के लिए नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, जो लोनी से विधायक है। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, तो उसको लेकर आपका क्या होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक व्यक्ति चाहता है और उनके नाम पे उत्तर प्रदेश में वोट पड़ता है, क्योंकि उन्होंने बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो शानदार काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, माननीय योगी जी की सरकार में जो काम हुआ है, तमाम मंत्रियों ने, सभी डिप्टी सीएम लग करके, उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती थी, सड़कें नहीं थी, दिन में बलात्कार, मर्डर, डकैती, अपहरण होते थे। तो ये सारी चीज़ सुधरी हैं, जिसके कारण यहाँ की जनता की ज़िंदगी आसान हुई है। उद्योगपति आना शुरू हुए, निवेश हमारे यहाँ लगातार, इंडस्ट्रियल्स जो हैं वो सब लोग कर रहे हैं। और जो भर्तियाँ भी हुई हैं उनमें भी बिना किसी भेदभाव के, बिना एक भी पैसे रिश्वत लिए, तो यूथ का भी भरोसा, जो लगातार काम यूथ के लिए हो रहा है, एजुकेशन के क्षेत्र में हो रहा है, तो हर क्षेत्र में जो काम हुआ है उसके कारण मैं कह सकता हूं कि हम कम से कम 10 में से 8 सीट जीतने जा रहे हैं। सर, बात की जाए आरएलडी से आपका गठबंधन है, और गठबंधन जिस तरीके से लगातार हो रहा है, तो उसमें आरएलडी को भी काफ़ी देखना मिल रहा है कि वो 3 सीट मांग रही है, लेकिन उसमें नाराजगी जाहिर कर रहे हैं आरएलडी वाले। देखिए, वो भी एक पार्टी है और आरएलडी हमारा सहयोगी संगठन है, तो सहयोगी दल के नाते उनका अधिकार है कि वो सीटें मांगे, लेकिन ये तो पार्टी जो हाईकमान है उसको तय करना क्या होना है। तो जयंत जी बहुत शिक्षित और बहुत मेहनती और कर्मठ एक नेता हैं, जो भविष्य है इस प्रदेश का। तो मुझे उम्मीद है कि वो भी यहाँ जो विकास की जो गति है हमारी,
और जिस तरह से माननीय मोदी और माननीय योगी जी और तमाम बीजेपी पार्टी के वर्कर्स ने, नेताओं ने मिलकर के जो एक उत्तर प्रदेश में जो हालत थे कि लोग पलायन कर रहे थे, इस बात को समझेंगे। गन्ने का पेमेंट हुआ है, किसान को एमएसपी पे उनका भुगतान हो रहा है, क्रेडिट कार्ड किसानों का, किसानों को सम्मान निधि दी गई है। तो क्योंकि मूलतः जो लोकदल है वो किसानों की पार्टी है, किसानों के लिए काम करने वाली पार्टी है, तो इस भावना को समझेंगे और जो होगा, जो तय करेगा हाईकमान, उस पर वो पूरी तरह से संतुष्ट भी होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जहाँ लोग लड़ेंगे वहाँ उनके साथ, और जहाँ लोकदल के लड़ेंगे उनके साथ हम लोग पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे। सर, जम्मू कश्मीर से तो उन्होंने अपने स्टार प्रचारक भी और अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो स्टार प्रचारक तो देश भर के लिए किए हैं, जम्मू कश्मीर के लिए नहीं किए। तो उनके यहाँ पार्टी में जो लीडर्स हैं वो तो सभी करते हैं, हमने भी किए हैं। जम्मू कश्मीर से अकेला चुनाव लड़ रहे हैं ना तो? नहीं, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी जब गठबंधन है तो वो साथ रहेंगे ही, और जो भी है वो मतलब वो हमारे लेवल की नहीं। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, ये तो पार्टी हाईकमान की बात है। लेकिन ये हम कह सकते हैं जो समाजवादी पार्टी ने जो नरक किया था उत्तर प्रदेश का, जो भ्रष्टाचार हुआ था, अपराध हुआ था, दिन दहाड़े डकैती, मर्डर होते थे, आतंकवादियों को रिहा किया जाता था, कारसेवकों को मारा गया, तो उत्तर प्रदेश भूला नहीं है। उनकी जमानत जब्त होंगी और एक तरफा कमल खिलेगा उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। समाजवादी तो ये कह रही है कि सबसे ज्यादा क्राइम जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है। देखिए, वो समाजवादी पार्टी का चरित्र है। एक दो अधिकारी जो सपा के एजेंट के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको पकड़ लिया है, कहीं कार्रवाई हुई है, कहीं कार्रवाई होने जा रही है। तो ऐसा नहीं है, पूरा प्रदेश ही नहीं, देश के लोग भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भरोसा करते हैं कि आज हमारी बेटियां किसी टाइम कहीं भी जा सकती हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी तरफ उंगली उठा दे। क्या उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीट ला रहे हो? नहीं, 10 को तो हम नहीं कहते, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमने कहा 8 सीट निश्चित तौर पर हमारी आएंगी। जो हमारी सीट है उनसे ज़्यादा बढ़ेंगी, समाजवादी पार्टी की सीटों को हराएंगे। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि 10 की 10 हमारी है, और पता चल जाएगा सामने। अखिलेश जी तो लगातार झूठ बोलते हैं। तो पिछली बार भी उनकी सरकार बनी हुई थी, उससे पहले भी उनको फील गुड हो रहा था, तो जनता ने बैठा दिया घर। इस तरह इस बार भी हो जाएगा। उन्हें थोड़ा सा समाजवादी पार्टी के लोगों को गलतफहमी है कि लोकसभा में जो भ्रम फैलाया, और उस भ्रम के कारण जो आरक्षण खत्म कर देंगे, तमाम जातियों के सम्मेलन, जातिवाद जिस तरह से भड़काया गया, और सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग हुआ, उसके कारण कुछ सीटें बढ़ी हैं। तो ये जनता समझ चुकी है कि उनके साथ ये छल किया गया था। आने वाले चुनाव में जनता पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी झांसे में नहीं आनी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ है, उसको देखते हुए एक तरफा वोट डालने का काम यहाँ की जनता करने जा रही है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो बीजेपी के विधायक दिलीप सिंह रावत से इंडिया वॉइस के संवाददाता नितिन चौधरी ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होना है, तो उसको लेकर हमारे साथ खास बात करने के लिए दिलीप सिंह रावत है। सर, जिस तरीके से उत्तराखंड में केदारनाथ वाली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, तो उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, केदारनाथ सीट हमारी थी, और इस समय क्योंकि वहाँ की हमारी जो निवर्तमान विधायक थी उनका स्वर्गवास हो गया, तो इस कारण जनता की सहमति भी, और फिर जो विधायक का स्वर्गवास हुआ है, उनके जो काम किए हैं वहाँ क्षेत्र के लिए, वो भी हमारी एक उपलब्धि है। इसलिए वो सीट हमारी थी, तो इसलिए वो हम निश्चित रूप से हम जीतने वाले हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी ने 5 मंत्रियों को उतारा है, जिम्मा सौंपा है कि किस तरीके से जीता जाए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हम इस सीट को जीते पड़े इस समय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर समय चुनावी मूड में रहती है, और इसलिए वहाँ किसी भी चुनाव, छोटा सा चुनाव हो या बड़ा सा चुनाव हो, उसको गंभीरता से लेती है। और क्योंकि एक ही सीट है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कि सारे के सारे वहीं पर प्रचार करने जाएंगे। इसलिए ये कोई नई बात नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का पहले से सिस्टम है कि वहाँ सभी चुनावों को गंभीरता से लिया जाता है। क्योंकि सर, एक तरफ बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस ने जो है केदारनाथ बद्रीनाथ सीट जीती है, लखपत बटोला वहाँ से जीते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसको लेकर जिस तरीके से देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी अभी से ही एक्टिव मोड में नजर आती हुई नजर। देखिए, ये 2 सीट जो हमने पिछली उपचुनाव में हारे हैं, वो हमारी नहीं थी, वो एक कांग्रेस की पार्टी, एक बसपा की थी। इसलिए वो सीट को नहीं कह सकते, लेकिन ये केदारनाथ की सीट तो हमारी है, इसलिए यहाँ कोई शक ही नहीं है कि हम न जीत पाए। सर, कांग्रेस तो एक तरफ कह रही है हम जीते पड़े सीट को। देखिए, कांग्रेस तो फिलहाल मुगालते में है, और क्योंकि वो समझ रहे हैं कि 2 सीट जीत गए, 2 सीट वो नहीं जीते हैं, वो अपनी सीटें जीते हैं। हमारी सीट नहीं आ रहे, हम सीट नहीं आ रहे हैं, और ये सीट हमारी है, इसलिए उनको गलत फहमी है। और अभी चुनाव के रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है।
सर, जिस तरीके से देखा जा रहा था, कांग्रेस पहले से लगातार एक्टिव मोड में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर अपना जो है निशाना साध रही है, कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी बाहर से पैरासूट कैंडिडेट उतारती लाके। नहीं, जो भी हम उतारेंगे, पैरासूट हमारे यहाँ कभी कोई नहीं उतारा। आप एक नाम लीजिए, लेकिन जहाँ तक आप लक्सर की बात कर रहे हैं तो वो सीट का जो प्रकृति है वो दूसरी टाइप की है, और क्योंकि वो यूपी से लगा हुआ बॉर्डर है, हरियाणा से लगा हुआ बॉर्डर है, इसलिए वहाँ का उनका प्रभाव रहता है। लेकिन जहाँ पहाड़ की बात है वहाँ कोई पैरासूट नहीं आएगा, जो भी आएगा स्थानीय कार्यकर्ता आएगा। कैमरामैन सुशील के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।